आप पत्रकार हैं, जगह पर पता कीजिए कि राज्य सरकार ने कितने पैसे अलॉट किए, जितना उनका डिमांड है, जितना उनका बजट है, उसका कितना पैसा अलॉट हुआ अभी तक। कवर हो जाने से आपका पूरा राज्य का विकास नहीं हो गया है। अभी आप गांव में जाके देखिए, मुखिया लोग के पास पैसा नहीं है जो वो काम कर सके। वो जनता से मुंह छुपा के भाग रही है। वो बोल रहा है कि हाँ सड़कें बनानी है, यहाँ नाली बनाना है, तो वो नहीं कर पा रही, पैसा नहीं है आपके पास में। लंबे समय से, लगभग 6 महीने से हम लोग इंतजार में हैं कि अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थे, वो गृह मंत्री बन गए। नड्डा जी उसके बाद बने, वो भी मंत्री बन गए। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जैसे एक नाम का अकाल पड़ गया, वैसा क्यों दिखने लगा? बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष के बिल्कुल लायक कोई बिल्कुल। है कि नहीं? नहीं नहीं, तो नाम फिक्स है, यही होना ही है। चाहे किसी पार्टी का आप ले लीजिए, चाहे रीजनल पार्टी के लीजिए, चाहे नेशनल पार्टी को लीजिए, वहां फिक्स है कि इसी को होना है। एक घोषणा हो गई, ये मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नहीं नहीं, खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया गया है। अजीब सा सुखद इत्तेफाक है भारतीय जनता पार्टी के साथ में कि जब भी चुनाव करीब होता है तो कुछ ऐसा बड़ा मुद्दा होता है जिसमें कि के कोर वोटर्स हैं वो एकजुट हो जाते हैं। क्योंकि जब ये ऑपरेशन सिंदूर और भारत का वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य कैसे देखते हैं? ये विपक्ष क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, ये कहना कि चुनाव है, चुनाव के भारत का भी चुनाव नहीं होने जा रहा है। और बात होने लगी थी कि भाई हमारे 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री जी हैं, इस बार कम से कम पीओके तो लेकर के ही मानेंगे। मगर कुछ भी नहीं हुआ, अचानक से सीज फायर हो गया। सीज फायर में कहीं ना कहीं हड़बड़ी में जल्दबाजी कर गई सरकार, ऐसा लगता है आपको कि क्या पीओके लेके रुकते तो ज़्यादा मुनासिब होता, या वर्तमान में रुक गए और पाकिस्तान के नागरिकों पर रहम कर दिए, ये ज़्यादा मुनासिब हुआ? कि एनडीए गठबंधन वहाँ बहुत मजबूती से काम कर रही है और नीतीश जी के नेतृत्व में पहले भी घोषणा की गई थी, सारे लोग अभी भी कह रहे हैं, और सरकार वहाँ बहुत क्लीन स्वीप करेगी। इसके लिए चेहरों की बात करें तो जैसे आज पूरा भाजपा मोदी में हो गया है, एक ही चेहरा है। वो लोकसभा का चुनाव हो तो उसी चेहरे पे लड़ते हैं, विधानसभा का चुनाव भी उसी चेहरे पर लड़ते हैं। तो मतलब एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में पूरी पार्टी सिमट सी गई है। क्या ये अच्छे संकेत हैं लोकतंत्र के लिए? क्या रूस का युद्ध का अभ्यास दिखता है पाकिस्तान के साथ में? तो अमेरिका से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश में कहीं ना कहीं क्या रूस हमसे नाराज हो गया और अमेरिका भी उतना महत्व हमें नहीं दे रहा? कहीं ना कहीं हमारी जो विदेश नीति है, क्या एक बार फिर से पुनर्विचार की जरूरत है? जोहार, नमस्कार। भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा चुनावी मूड में रहता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी कुछ दिनों पूर्व ही ऑपरेशन सिंदूर चला, जिसकी पूरे देश में गूंज रही। भारत की रक्षा से, भारत की अस्मिता से जुड़ा ये मामला था। इस मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी ने भी बहुत अच्छे से निभाया, देशवासियों को समझाया कि देश की सुरक्षा सबसे अहम है। हमारे देश से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी विदेश गया, जिसमें न सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग थे बल्कि विपक्ष के भी दिग्गज नेता थे, जिन्होंने भारत सरकार का पक्ष बहुत ही मजबूती से रखा। अब ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद फिर से चुनाव आ गया है। इस बार बिहार का चुनाव है, तो चुनावी रणनीतियां एक बार फिर से मीडिया में दिखने लगी हैं। मगर राष्ट्रीय स्तर पर क्या है भारत की स्थिति, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कुंदन कुमार लाल, जो कि राज्य मिशन प्राधिकार झारखंड सरकार के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। सबसे पहले हमारी चैनल की तरफ से आपको जोहार। जी जोहार। भारत चुनावी मूड में है और इसके ठीक पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ। जो विपक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कि एक अजीब सा सुखद इत्तेफाक है भारतीय जनता पार्टी के साथ में कि जब भी चुनाव करीब होता है तो कुछ ऐसा बड़ा मुद्दा होता है जिसमें कि जो बीजेपी के कोर वोटर्स हैं वो एकजुट हो जाते हैं। क्योंकि जब ये ऑपरेशन सिंदूर भी चला तो बयान कुछ इस तरह से आ रहे हैं कि जैसे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी कहती हैं कि विदेश से आतंकवादी नहीं आया था, पाकिस्तान से मुसलमान आया था, इसीलिए धर्म पूछ करके यहाँ के हिंदुओं को मार दिया। तो ऑपरेशन सिंदूर और भारत का वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य कैसे देखते हैं? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर भारत के अब तक के जितने भी भारत पर अटैक हुए हैं पाकिस्तान से, अब तक ये सबसे बड़ा अटैक है, ये जवाब है एक पाकिस्तान को। क्योंकि अब तक जो भी रहा वो हमारे बॉर्डर पर ही होता रहा था, या फिर जो उरी में हुआ इस तरह की बात। पर इस बार 9 जगह पर हमने अटैक किया, और हमने सिविलियन पर अटैक नहीं किया। हमने कहाँ किया? हमने आतंकवादियों के ठिकानों को हमने ख़त्म किया। दूसरी बात, ये विपक्ष क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, ये कहना कि चुनाव है, चुनाव के भारत का भी चुनाव नहीं होने जा रहा है कि जिसके लिए ये बात बोली जाती है। लोग का कहना है, विपक्ष का काम है कहना, कहते रहेंगे। परंतु जैसा भी आपने कहा कि यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव्स जो पार्लियामेंटेरियंस हैं विदेशों में गए और जाकर के हमने अपनी स्थिति को स्पष्ट करी, और हमको पूरा समर्थन भी मिला है। तो वो उस वक्त कोई दल नहीं होता है, ये भारत की अस्मिता की बात है, भारत की बात होती है। भारत के जो राजनीतिक दल है वो अपने जगह पर है, परंतु जब भारत के अस्मिता की बात होती है, भारत के सभी लोग एक होते हैं उस वक्त।
एक बात आप ही की बात से बढ़ते हुए एक कदम आगे पूछना चाहूँगा कि जो विपक्ष के लोग हैं, वो लोग एक सवाल उठाते हैं कि भाई 1.5 दिन का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद अचानक से इस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, जबकि पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। और बात होने लगी थी कि भाई हमारे 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री जी हैं, इस बार कम से कम पीओके तो लेकर के ही मानेंगे। मगर कुछ भी नहीं हुआ, अचानक से सीज फायर हो गया। विदेश से जो सामने वाला जो पाकिस्तान है उसके तरफ से फायरिंग लगातार जारी है। हमारे नागरिकों का, हमारे वीर सैनिकों का बार बार आ रहा है खबर में कि फलाने स्थान पर किसी को गोलीबारी लगने से उनकी मृत्यु हो गई, शहादतें हो रही है। सीज फायर में कहीं ना कहीं हड़बड़ी में जल्दबाजी करके सरकार, ऐसा लगता है आपको? ऐसा नहीं है। देखिए ये सेना ने भी इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। भारत सरकार, विदेश मंत्रालय ने, भारत सरकार ने इसकी स्पष्टता जाहिर की है कि जब पाकिस्तान को लगा कि हमारी स्थिति बहुत खराब होगी, उसने अपने तरफ से रिक्वेस्ट किया कि अब आप इसको बंद कीजिए आप। क्योंकि मेरी लड़ाई पाकिस्तान के नागरिकों से नहीं है, मेरी लड़ाई आतंकवादियों से है। तो मेरा जितना काम था मैंने किया। अब उसको लगा कि अब इसके बाद हो सकता है कि सिविलियन पर अटैक हो जाए, इसलिए उसने अपने तरफ से कहा कि नहीं अब इसको रोकिए, तो रुका। इसका सेना ने इसका जवाब दिया है। अब इस पर विपक्ष का काम है कहना कि वो कहते रहें, जो सच्चाई है यही है। इसी से जुड़ा अंतिम सवाल कि क्या पीओके लेके रुकते तो ज़्यादा मुनासिब होता, या वर्तमान में रुक गए और पाकिस्तान के नागरिकों पर रहम कर दिए, ये ज़्यादा मुनासिब हुआ? सब समय पर होगा, देखते रहिए क्या होता है। जी। अब आते हैं बिहार के चुनाव में। बिहार की जो राजनीति है वो कुछ ऐसी चल रही है कि जो सत्ता में है वहाँ पर चेहरा रुक सा गया है, समय कुछ वैसा हाल है। नीतीश जी ही पहले थे, नीतीश जी ही अभी हैं, नीतीश जी ही आगे रहेंगे। तो एक दूसरा चेहरा उभर ही नहीं पा रहा है जो एनडीए गठबंधन है उसके तरफ से। और विपक्ष में मजबूती से तेजस्वी यादव काफ़ी मजबूत हुए हैं। तो इस बार टक्कर कांटे की लग रही है, या लग रहा है कि इस बार फिर नीतीश जी फिर से आ जाएंगे? ऐसा है कि एनडीए गठबंधन वहाँ बहुत मजबूती से काम कर रही है और नीतीश जी के नेतृत्व में पहले भी घोषणा की गई थी, सारे लोग अभी भी कह रहे हैं, और सरकार वहाँ बहुत क्लीन स्वीप करेगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। और जहाँ तक बात है कि कहा जाता है कि नीतीश कुमार का ही नाम आ रहा है, नीतीश कुमार का ही नाम आ रहा है, हर जगह ये बिहार झारखंड में क्या हुआ, झारखंड में चुनाव में कौन सा चेहरा था, एक चेहरा था। तो हर जगह एक ही चेहरा रहता है, इसीलिए वो नीतीश कुमार का चेहरा है, उसी चेहरा पर वो चुनाव लड़ रहा है, उनके नेतृत्व में चुनाव में लड़ रहे हैं, चुनाव जीतेंगे वहाँ पर। चेहरों की बात करें तो जैसे आज पूरा भाजपा मोदीमय हो गया है, एक ही चेहरा है। वो लोकसभा का चुनाव हो तो उसी चेहरे पे लड़ते हैं, विधानसभा का चुनाव भी उसी चेहरे पर लड़ते हैं। तो मतलब एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में पूरी पार्टी सिमट सी गई है। क्या ये अच्छे संकेत हैं लोकतंत्र के लिए? क्या ये कुछ ज़्यादा ही अजीब सा स्थिति नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी है भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक ढंग से सब काम होता है और लोगों का अपना-अपना व्यक्तित्व होता है, उसी के तहत काम होता है। और ये कहना कि पार्टी सिमट के रहेगी, ऐसा नहीं है। पूरे पार्टी का एक निर्णय होता है और मोदी जी पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं, उनसे बड़ा वो विश्व के नेता हैं। अब आप सिर्फ उनको देश भर में सीमित मत कीजिए, वो विश्व के नेता हैं। इतनी बात आप मान के चलिए। अब आप भारतीय जनता पार्टी पूरे सभी लोगों को सभी आप देखिए हमारे यहाँ अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुए हैं, इसलिए हम लोग विचार इस पर पूरे गहन विचार बिल्कुल, बिल्कुल। अगला सवाल मेरा यही होने वाला था कि लंबे समय से, लगभग 6 महीने से हम लोग इंतज़ार में हैं कि अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थे, वो गृह मंत्री बन गए। नड्डा जी उसके बाद बने, वो भी मंत्री बन गए। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जैसे एक नाम का अकाल पड़ गया, वैसा क्यों दिखने लगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष के लायक कोई है कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग सभी काबिल नेता लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सोच विचार करके और पूरे लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव करके ही होता है। कोई छोटी पार्टी नहीं है कि 4 आदमी मिलकर एक आदमी का नाम, तो और भी पार्टियों में तो नाम फिक्स हैं, यही होना ही है। चाहे किसी पार्टी का आप ले लीजिए, चाहे रीजनल पार्टी को लीजिए, चाहे नेशनल पार्टी को लीजिए, वहां फिक्स है कि इसी को होना है। एक घोषणा हो गई, ये मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नहीं नहीं, खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया गया है। वो अंडरस्टूड था, वो अंडरस्टूड था। पर्दे के पीछे कौन है? खड़गे जी कहां पर है, वो कहां है, जरा आप बताएं। आप हमको खड़गे जी कोई निर्णय लेते हैं क्या? कहीं भी जाते हैं खड़गे जी सामने में होते हैं क्या? सामने में कोई और होते हैं। इसलिए ये सब बात बोलने की बात होती है, वो सब आईवास है, बस इतना ही आप देख लीजिए। ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बातों बातों में आपने एक बार फिर से राष्ट्रीय बातों को छेड़ दिया, तो एक राष्ट्रीय स्तर का सवाल आपसे करेंगे कि हमारा बहुत ही करीबी, विश्वसनीय, एकदम आत्मिक दोस्त रहा है रूस। जब पहले की बात होती है, जब अटल जी की सरकार बनी थी, उस समय के
समय तक की बात अगर करें तो रूस सबसे ज़्यादा विश्वसनीय और सबसे ज़्यादा मददगार देश हमारा हुआ है। मगर अमेरिका से दोस्ती बढ़ाने का सिलसिला वाजपेयी जी के समय में हुआ और वही नीति कहीं न कहीं कैरी फॉरवर्ड होती दिखी मोदी जी के शासनकाल में। मगर अमेरिका के साथ हमारा रिश्ता कुछ ऐसा है कि वहाँ से नागरिकों को हथकड़ी लगा कर के निकाला गया। अभी जो नई वीज़ा नीति ट्रम्प साहब ने लाई और रूस का युद्ध का अभ्यास दिखता है पाकिस्तान के साथ में। तो अमेरिका से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश में कहीं न कहीं क्या रूस हमसे नाराज़ हो गया और अमेरिका भी उतना महत्व हमें नहीं दे रहा। कहीं न कहीं हमारी जो विदेश नीति है क्या एक बार फिर से पुनर्विचार की ज़रूरत है? भारत की विदेश नीति बहुत स्पष्ट है। विदेश नीति हमारी जयशंकर जी ने बहुत अच्छे तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे ढंग से काम हो रही है और मैं समझता हूँ कि भारत किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं, किसी के तरफ, इसके तरफ, उसके तरफ, भारत के तरफ पूरे विश्व की निगाह है। भारत के बिना कहीं कुछ नहीं हो रहा है और भारत को इग्नोर करके कोई देश नहीं चल सकता है। ये इतनी बात है। चलिए अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड की राजनीति में जब चुनावी समय था तो एक ही शब्द गूंज रहा था, मैया सम्मान योजना। और आज चुनाव बीत चुका है, सरकार का गठन हो गया है, मगर चर्चा का केंद्र में एक ही बात रहता है, मैया सम्मान योजना। जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं वर्तमान, वो भी मुद्दा उठाते हैं कि मैया सम्मान योजना में राशि नहीं दी जा रही। तो पूरी झारखंड की राजनीति मैया सम्मान योजना तक ही सीमित हो गई है। जैसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों को नहीं उठा रही है। जैसे जो विपक्ष की भूमिका रहती है कि जनता के मुद्दों को प्रबलता से, प्रमुखता से उठाना, वो नहीं होता हुआ दिख रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ की जनता के प्रति पूरा संवेदनशील है और यहाँ की जनता से बिल्कुल जुड़ी हुई है और चाहती है कि यहाँ काम हो। चूंकि मैया सम्मान योजना के होने के कारण सारी राशियां उधर ही डाइवर्ट होती चली जा रही है, जिससे कि राज्य का विकास ठप हो गया एक तरह से। सभी विभागों के पैसे को मैया सम्मान योजना में लगाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री को इस पर विचार करना चाहिए और तरीके से राज्य का जो डेवलपमेंट है वो रुके नहीं, उसको देखना चाहिए कि कैसे इसको बढ़िया से हम काम कर सकते हैं। जैसे अभी तो सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ और काफ़ी वाहवाही सरकार को मिल रही है कि बंदी के अगले दिन ही उससे सुलझा लिया गया, उस मुद्दे को ही समाप्त कर दिया गया। जो विरोध करने वाली गीताश्री उरांव जी थी, उनके पिताजी के नाम बाबा कार्तिक उरांव के नाम पर उस फ्लाईओवर का नाम कर दिया। तो आप कह रहे हैं कि विकास रुक गया है, तो कहाँ-कहाँ विकास रुका हुआ आपको दिख रहा है? आपको पता होना चाहिए जो फ्लाईओवर है इस चुनाव के पहले का काम किया हुआ है और ये योजना जो आई है अब इस चुनाव के बाद आई है। तो इसको आपको देखना होगा कि कहाँ पर कैसे क्या रुका है। एक फ्लाईओवर हो जाने से आपका पूरा राज्य का विकास नहीं हो गया है। अभी आप गांव में जाके देखिए, मुखिया के पास पैसा नहीं है जो वो काम कर सके। वो जनता से मुंह छुपा के भाग रही है। वो बोल रहा है कि यहाँ सड़कें बनानी है, यहाँ नाली बनाना है, तो वो नहीं कर पा रही, पैसा नहीं है आपके पास में। ग्रामीण विकास पैसा नहीं भेज रही है। ये स्थिति बनी हुई है। आप एक पुल बना करके भाई भाई मत लूट लीजिए, इसके अलावा भी बहुत काम है। इसलिए पूरे राज्य का विकास, हेल्थ विभाग का पैसा रुका हुआ है, ग्रामीण विकास का पैसा रुका हुआ है, इरिगेशन का पैसा रुका हुआ है। कितना पैसा अलॉट हुआ है जरा पता करिए। आप नगर विकास का पैसा जरा पता कीजिए कितना पैसा अलॉट हुआ है, तब पता चलेगा। आप पत्रकार हैं, जगह पर पता कीजिए कि राज्य सरकार ने कितने पैसे अलॉट किए, जितना उनका डिमांड है, जितना उनका बजट है, उसका कितना पैसा अलॉट हुआ अभी तक, कितना पैसा गया धरातल पर, कितने पैसे गए अभी तक, सब रुके हुए हैं। बिल्कुल, पैसों की कमी से तो जूझ रही हुई सरकार दिख रही है, मगर अब जो जनता के मुद्दों को पूरे दमखम से उठाती, वो भारतीय जनता पार्टी करती। विपक्ष का मुख्य दल यही है, विपक्ष के नेता है इसी पार्टी से हैं, मगर विपक्ष के सारे मुद्दे कभी जयराम महतो अकेले उठा रहे हैं, तो कभी सत्ता पक्ष से प्रदीप यादव उठा रहे हैं। बीजेपी कब अटैक मोड में आएगी? किन कारणों से बीजेपी अटैक मोड में नहीं आ पा रही है? क्यों बीजेपी में सब कुछ शांत-शांत सा दिख रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी सभी मुद्दों को उठा रही है। हमारे नेता सभी काबिल नेता लोग हैं। माननीय बाबूलाल मरांडी जी, अभी रघुवर दास जी भी आ गए हैं। अर्जुन मुंडा जी जो शीर्षस्थ नेता हैं और यहाँ की जनता से जुड़े हुए हैं और यहाँ की जनता के काम के लिए, जनता के सुख सुविधा के लिए जितने मुद्दे उठाने चाहिए सब उठा रहे हैं। इसमें कहीं कोई बात नहीं है। धन्यवाद। तो हमने सुना कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब आ रहा है कि मोदी जी निर्विवाद रूप से सर्वमान्य नेता हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जो भी काम कर रही है उससे पार्टी पूरा इत्तेफाक रख रही है। और जहां तक बात झारखंड की है तो महज एक फ्लाईओवर को सफलता की गारंटी नहीं माना जा सकता। फंड की कमी से विकास कार्य रुके हुए हैं, इस पर मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए, कहना है भारतीय जनता पार्टी के कुंदन लाल जी का। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी ये हमें बताइएगा जरूर और ऐसे ही नवीनतम ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे उदित उरांव के साथ मैं इजाजत पिंटू रांची।